नमस्कार। ओडिशा राज्य की जमीनी सच्चाइयां, देश की राजनीतिक हलचल, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच में हो रहे उथल पुथल, साथ ही मनोरंजन जगत की खबरें और खेल जगत की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे और साप्ताहिक समाचार वीकली राउंड अप में। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। ओडिशा विधानसभा में बृहस्पतिवार एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित किया। उन्होंने इसे अपने लिए घर वापसी जैसा भावुक क्षण बताया और कहा कि एक साधारण गांव की बेटी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर इस सदन की देन है। राष्ट्रपति ने बीजू पटनायक और मेहताब जैसे महान नेताओं को याद करते हुए कहा कि ओडिशा विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी प्रेरणादायक है। उन्होंने विधायकों को आचरण और उच्चारण में मर्यादा बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने ये भी सराहा कि विधानसभा अब पेपरलेस हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की योजनाओं, अभियान और धान पर सब्सिडी को सकारात्मक कदम बताया। अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति अपने पुराने कक्ष में भी पहुंची और पुरानी यादें ताजा की। अंत में उन्होंने सभी विधायकों के साथ स्मृति फोटो भी खिंचवाई। ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 2025-2026 के लिए 17,440 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सदन में ये बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सुभद्रा योजना के लिए 295 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में प्रशासनिक खर्च के लिए 3,389 करोड़ और कार्यक्रम आधारित व्यय के लिए 13,716 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण को सबसे अधिक 4,329 करोड़ रुपए, जबकि शिक्षा को 2,327 करोड़ और बुनियादी ढांचे को 1,955 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास के लिए 1,588 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,164 करोड़ और कृषि क्षेत्र के लिए 1,673 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिशन शक्ति को 405 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 954 करोड़ दिए जा रहे हैं। इस बजट से राज्य के समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेडी में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला। एक बार फिर अंदरूनी कलह सामने आई है। सीनियर सिटीजन सेल के उपाध्यक्ष देवाशीष सामंतराय ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी सुप्रीमो नवीन पटनायक को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेडी अब बीजू बाबू के आदर्शों से भटक चुकी है और एक ब्यूरोक्रेटिक पार्टी बन गई है, जहां जमीनी नेताओं की अनदेखी हो रही है। देवाशीष ने 2024 के चुनाव में मिली हार पर आत्ममंथन न होने पर भी नाराजगी जताई। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि नवीन पटनायक के नेतृत्व पर उनका विश्वास बना रहेगा और वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय के बाद वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह ने भी बीजू जनता दल के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की लगातार अनदेखी हो रही है और उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण समिति में शामिल नहीं किया जा रहा है। भूपिंदर सिंह ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धैर्य की सीमा पार हुई तो भविष्य में विकल्प पर गंभीरता से विचार होगा। यहाँ तक कि नया दल बनाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के वक्त बीजू बाबू के पोस्टर तक नहीं लगाए गए और जिन नेताओं ने पार्टी की नींव रखी वे आज संगठन से बाहर हो चुके हैं। उनका मानना है कि बीजू बाबू की तस्वीर हटाए जाने के बाद ही बीजेडी के पतन की शुरुआत हुई। भूपिंदर सिंह ने ये भी बताया कि पिछले 8 महीनों से उन्हें नवीन निवास या शंख भवन से किसी भी बैठक या कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और माहौल लगातार बिगड़ रहा है। मंगलवार से राज्य में उसना चावल खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां भोजन, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मिल मालिकों को समय पर वाहन भेजने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों को धान खरीद की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। इस साल 3,134 सेवा सहकारी समितियां और 1,419 कस्टम मिलर्स धान संग्रह में शामिल होंगे। राज्य में कुल 4,088 मंडियां और 163 गोदामों के साथ 6.68 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। 2025-2026 के लिए 19.68 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है और कुल 93 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। ओडिशा के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने एफसीआई के जरिए राज्य से कुल 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का फैसला किया है। ये निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुरोध पर लिया गया, जिसकी पुष्टि केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की है।
खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी करते हुए खरीफ के लिए इसे 40 से बढ़ाकर 47 लाख मीट्रिक टन और रबी के लिए 10 से बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि ये फैसला ओडिशा के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया और बताया कि ये डबल इंजन सरकार की किसान हितैषी नीति का प्रमाण है। अब विधायकों और सांसदों को शिक्षकों के तबादले की सिफारिश करने का अधिकार नहीं होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा कि शिक्षक स्थानांतरण में जनप्रतिनिधियों की दखलंदाजी शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप मानी जाएगी और ये शैक्षणिक माहौल को नुकसान पहुंचा सकती है। कोर्ट ने जन शिक्षा विभाग द्वारा 13 मई को जारी पत्र और उसके आधार पर दिए गए तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि प्रभावित शिक्षक या तो अपने पुराने स्थान पर कार्य करेंगे या शैक्षणिक सत्र समाप्त होने तक वर्तमान स्कूल में बने रहेंगे। नया तबादला नियमावली के अनुसार ही होगा। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित 12वें नियुक्ति मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 में ओडिशा सरकार ने 12 विभागों में 7,293 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 17 महीनों में 12 नियुक्ति मेलों के माध्यम से कुल 37,325 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। नव नियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को जहर बताते हुए इससे दूर रहने और राज्य के विकास के प्रति पूरी निष्ठा से काम करने की अपील की। कटक के मधुपाटना थाने में मशहूर ओडिया गायक ह्यूमन सागर की मौत को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। निदेशक जीतू राउत ने ह्यूमन के 3 सहयोगियों और मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि ह्यूमन की तबीयत बेहद खराब होने के बावजूद भी उनसे जबरन स्टेज शो करवाए गए, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। साथ ही टीम पर उनके अर्जित पैसों की हेराफेरी और निजी स्वार्थ के लिए आर्थिक शोषण के आरोप भी लगे। निदेशक ने ह्यूमन के इलाज, वित्तीय लेन देन और टीम की भूमिका की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे ओडिया संगीत जगत में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। करीब 6 साल बाद पुरी का पावन गुंडीचा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुलने की खबर थी, पर मरम्मत का कार्य अभी भी जारी है, जिसे लेकर 1 दिसंबर तक के खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब 1 दिसंबर को नहीं खुलेगा श्री गुंडीचा मंदिर। प्रशासन इस दिशा में काम जारी रखे हैं। सारी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने की कोशिश की जा रही है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद ये व्यवस्था लागू की गई है। रथ यात्रा के दौरान प्रभु जगन्नाथ अपने भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इसी मंदिर में निवास करते हैं। दैनिक संचालन SJTA द्वारा किया जाएगा, जबकि भविष्य में टिकट दर्शन पर निर्णय लिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पेश किया। ये विधेयक राज्य में बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखता है। सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने, महिलाओं को समान अधिकार देने और कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए बेहद अहम है। बिल पास होने के बाद राज्य में किसी भी धार्मिक या व्यक्तिगत कानून के तहत बहुविवाह मान्य नहीं होगा। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और अनेक अधिकारों को सशक्त बनाया जाएगा। इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उठे राख के बादल भारत के आसमान से होते हुए चीन की ओर बढ़ जाएंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये ऐश क्लाउड केवल विमान परिचालन को प्रभावित करते हैं और इनका मौसम या वायु गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होगा। इस बीच कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द की। अकासा एयर, इंडिगो और KLM समेत कई एयरलाइंस का संचालन संबंधी एडवाइजरी जारी हुई, जिसके बाद कुछ उड़ानों को रद्द या रीरूट करना पड़ा। एयरपोर्ट प्राधिकरणों ने भी यात्रियों से यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जांच करने की अपील की है। IMD ने स्थिति पर कड़ी निगरानी जारी रखने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया और धर्म ध्वज को मंदिर की शिखा पर स्थापित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पवित्र ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने इसे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना, एकता और गौरव का संदेश देने वाला बताया। देश भर में इस ऐतिहासिक क्षण को उत्सव की तरह मनाया गया, जहां मंदिर नगरी अयोध्या से लेकर कई राज्यों तक भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सरकार का कहना है कि राम मंदिर का पूर्ण होना भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
दुबई एयर शो में दोपहर के वक्त भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मौत हो गई। हादसा स्थानीय समय अनुसार दोपहर के 2 बजे के बाद हुआ, जब विमान जटिल मूवमेंट कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक धुएं का बड़ा गुब्बार उठा और जल्द आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची। तेजस भारत का स्वदेशी 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो एयर टू एयर, ग्राउंड स्ट्राइक और नौसैनिक मिशनों में सक्षम है। इसका नवीनतम MK1 संस्करण उन्नत AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। चक्रवात डिटवा तेजी से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 30 नवंबर की सुबह तक भारत के तटीय क्षेत्रों, उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचने वाला है। IMD ने इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उथल पुथल की चेतावनी दी गई है। चेन्नई एयरपोर्ट ने अब तक 54 उड़ानें रद्द कर दी हैं और अधिक व्यवधान की आशंका जताई गई है। उधर श्रीलंका भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है, जहां 65 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 34 से ज्यादा लापता हैं। हेलीकॉप्टर और नौसैनिक टीम पेड़ों और घरों की छतों पर फंसे लोगों को बचाने में जुटी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है और श्रीलंका को तत्काल सहायता भेजी है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात डिटवा के कारण बारिश और बाढ़ का प्रभाव और बढ़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है और दोनों देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पुतिन नई दिल्ली में PM मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के सहयोग का रोड मैप तैयार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुतिन का औपचारिक स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन होगा। इस मुलाकात में भारत रूस के स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पुतिन इससे पहले 2021 में भारत आए थे, जबकि PM मोदी ने पिछला वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 में मॉस्को में किया था। हांगकांग में लगभग 80 सालों की सबसे भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी है। ताइपो जिले के वांगफुक कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग में अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लापता बताए जा रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा समय तक भड़कती आग ने 2 ऊंचे इमारतों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। राहत कर्मियों ने धुएं, तेज गर्मी और गिरते मलबे के बीच फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी। पुलिस ने प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 निदेशकों और एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने असुरक्षित सामग्री का इस्तेमाल कर भारी लापरवाही बरती, जिससे आग तेजी से फैल गई। हांगकांग सरकार ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 300 मिलियन हांगकांग डॉलर का फंड घोषित किया है, जबकि कई बड़ी कंपनियों और दान संस्थानों ने भी सहायता का ऐलान किया है। भारत की बेटियों ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि मैदान कोई भी हो, क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट या कबड्डी, विजयी तिरंगा हमेशा ऊंचा ही लहराता है। सबसे पहले कोलंबो में इतिहास रचते हुए भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला T20 महिला विश्व कप जीत लिया। टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सम्मानित किया। इधर महिला सशक्तिकरण की एक और मिसाल महिला कबड्डी टीम ने 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। PM मोदी ने टीम की हिम्मत, कौशल और समर्पण की खुलकर सराहना की और कहा कि ये जीत करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगी। और इसी बीच ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ने डिजिटल इतिहास रच दिया है। ICC ने घोषणा की है कि ये टूर्नामेंट अब तक का सबसे अधिक डिजिटल रूप से देखा गया महिला क्रिकेट आयोजन बना, जिसने वैश्विक स्तर पर महिलाओं के खेल की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। भारत की बेटियां साबित कर रही हैं कि खेल की हर दुनिया में वे हैं असली चैंपियन। भारतीय सिनेमा के ही मैन और दर्शकों के चहेते अभिनेता धर्मेंद्र का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 6 दशकों के करियर और 300 से ज्यादा फिल्मों के साथ धर्मेंद्र भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चमकते सितारों में से एक रहे। चाहे शोले का वीरू हो या रोमांटिक हीरो की उनकी करिश्माई अदाएं, धर्मेंद्र ने हर भूमिका में दिल जीता। उनकी सादगी, विनम्रता और जमीन से जुड़ा स्वभाव उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक बना देते हैं। उनका जाना बॉलीवुड के लिए अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनकी अदाएं, संवाद और सदाबहार किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों में अमर रहेंगे। वीकली राउंडअप के इस खबरों के सफर को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार की खबरें आपको जानकारियों से भरी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ऑर्गस। नमस्कार।